जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण के बारे में बात करेंगे। भोजन सभी सजीवों का मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अल्प मात्रा में हमें विटामिन और खनिज तत्वों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो कि वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में काम आते हैं। हम जो जल ग्रहण करते हैं वह उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं और हमारे शरीर में निर्जलीकरण को भी रोकते हैं। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों से उनके मूल रूप में उपयोग नहीं हो सकता। पाचन तंत्र में छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में ये परिवर्तित होता है। जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण योगियों ने सरल रूप में परिवर्तन करने की क्षमता को ही पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों का मिलकर बना होता है। सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल मुख से प्रारंभ होके गुदा से बाहर की ओर खुलती है, जो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के अंदर दांत और पेशीय जीवा होती है। दांत जबड़ों में धसे हुए रहते हैं और मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। इस तरह दांत की व्यवस्था पाई जाती है। अब वयस्क मनुष्य में 32 यानी 32 स्थायी दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं: कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ऊपरी और निचले जबड़ों में ये धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और उसके अनुसार इनका एक सूत्र होता है जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं, जो 2123/2123 के अनुपात में होता है। मुख जो हमें पाए जाने वाले दांत किसी भोजन को चबाने का काम करते हैं। स्वतंत्र रूप में जीभा पाई जाती है जो पेशीय अंग की बनी होती है, आधार पर जुड़ी हुई होती है, जो कि भोजन के द्वारा छोटे छोटे भागों में करे गए भोजन को या टूटे हुए भोजन को चारों ओर घुमा के उसको सॉफ्ट बना देती है और इसमें आकर लार ग्रंथियों के द्वारा लार छोड़ी जाती है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है और आसानी से आगे की ओर बढ़ता है। अब ये भोजन ग्रसिका से नीचे की ओर आना शुरू होता है और अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में 3 भाग होते हैं। अमाशय जो है वो कई प्रकार के रसों का स्त्रावण करता है। इसके बाद अमाशय को मुख्यतः 3 भागों में हम विभाजित करते हैं: जठरागम भाग जो कि ग्रसिका खुलती है जहाँ पे फंडिस क्षेत्र, और जठर निर्गमी भाग जो निकासी होता है। इसमें यू की आकृति की आंत पाई जाती है जो कुंडलित होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पाचित होता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है अपचा खाना बड़ी आंत में जाता है और मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अंधनाल एक छोटा सा थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल में उंगली जैसे प्रवर्ध की संरचना होती है। यह एक अवशेषी अंग की तरह होता है। यह भी बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत को 3 भागों में हम विभाजित करते हैं: आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम भाग मलाशय में खुलता है और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा, मस्कुलरेस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे ऊपर की परत होती है। एक पतली मेजिथिल्स यानी कि अंतरंग अंगों की उपकला से ये घिरी हुई होती है। उसमें कुछ संयोजी ऊतक बने होते हैं। मस्कुलरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है।
कुछ भागों में एक त्रियक पेशी स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका और तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतक का बना होता है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि सब म्यूकोसा में भी पाई जाती हैं। आहार नाल के न्यूमन में सबसे भीतरी परत म्यूकोसा होती है। यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय और छोटी आंत में उंगली नुमा आकृति बनाता है, जिसे अंग्रेजी में विलय और हिंदी में अंकुर कहते हैं। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं में असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर जैसा हमें देखने को दिखता है और रूपांतरण सतही क्षेत्र को ये फैला देता है या उसके क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता है। इसमें लसिका वाहिका होती है, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं, जो कि स्नेह के लिए म्यूकस को स्त्रावण करती हैं। स्नेहन मतलब होता है लुब्रिकेंट या उसको चिकना बनाने के लिए। म्यूकोसा अमाशय की आंत में स्थित अंकुरों के आधार के बीच एक लिबरकुन प्रगुहिका की कुछ ग्रंथियों का निर्माण करता है। सभी चारों परतें आहार नाल में अलग अलग रूप से रूपांतरण को दर्शाती हैं। अब आती हैं पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित सभी पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अमाशय शामिल है। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये गाल और कर्ण पूर्व निचले जबड़े के अधोजंब तथा जिह्वा के नीचे स्थित होती है। और इस ग्रंथि में ये जो है, यह ग्रंथियों में से लार मुख के अंदर प्रवेश करती है। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वयस्क में इसका भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर के मध्य पट्ट के नीचे स्थित होता है। ये 2 लोब्स का बना होता है। यकृत के लोब्स यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां ही होती हैं। इसके अंदर कोशिकाएं व रज्जु भी व्यवस्थित होती है। प्रत्येक लोब में संयोजी ऊतक और पतली परत ढकी होती है, जिसे हम गिलन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त स्रावित होता है, जो कि यकृत की नलिका से होते हुए पतले पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होती है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशयी नलिका और अग्नाशय नलिकाएं दोनों मिलकर यक्त अग्नाशय नलिकाएं या वाहिकाएं द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं, जो ओडी अवरोधन में नियंत्रण करती हैं। अग्नाशय, जिसको पैनक्रियास बोलते हैं, यू आकार के ग्रहणी के बीच एक लंबी ग्रंथि है, जो बाह्य स्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम करता है। वह बाह्य स्त्रावी भाग में क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। अंतःस्त्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। अब मैं भोजन का पाचन बता रही हूँ। पाचन की क्रिया आंतरिक और रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न होती है। मुख गुहा के 2 काम रहते हैं, भोजन को चबाना और लार की मदद से इसको नीचे की ओर ढकेल देना। और लार में एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। अब इसमें निगलने की क्रिया के द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका की ओर भोजन जाता है। बोलस पेशियां संकुचन और क्रमानुकंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। लार में विद्युत अपघट्य और एंजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जटिल अपघटित करने वाले एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज से सक्रियता प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता के कारण होते हैं। इसका पीएच लगभग 6.8 होता है और यह उसको द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित कर देती है। लार में उपस्थित
लाइसोजाइम जीवाणु के संक्रमण को रोकता है। आमाशय की मुकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली म्यूकस को स्रावित करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, दूसरा पैक्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो एंजाइम में पेप्सिनोज का स्रावण करती हैं, तीसरी भित्तीय या ऑक्सीडेंट कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नेस कारक को स्रावित करती हैं। आमाशय में 4-5 घंटे तक भोजन संग्रहित रहता है। आमाशय की पेशीय दीवार में संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिक्स हो जाता है, इसे हम काइम कहते हैं। प्रोएंजाइम पेप्टिनोज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय को प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन और प्रोटीएज तथा पेप्टोज में बदल जाता है। जठर में उपस्थित श्लेष्म और बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम लगभग 1.8 pH तैयार करता है। नवजातों में जठर रस में रेनिन नाम का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध में प्रोटीन जो उपस्थित है उसको पचाने में मदद करता है। जठर ग्रंथियों की थोड़ी सी मात्रा लाइपेज को भी स्रावित करती है। छोटी आंत में पेशी स्तर में कई तरह की गतियां उत्पन्न होती हैं। इन गतियों से भोजन बहुत ही अलग तरह से अलग अलग स्राव उसमें मिल जाते हैं। पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत, अग्नाशय नलिका द्वारा पित्त और अग्नाशय रस मिलता है, जो कि छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्नोजोन और काइमेट्रिप्नोजोन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडोज एमाइलेज न्यूक्लियस एंजाइम निष्क्रिय रूप से पाए जाते हैं। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अग्नाशय रस के अन्य एंजाइम को यह सक्रिय कर देता है। ग्रहणी में प्रवेश करने के लिए पित्त में पित्त वर्णक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसा में इमल्सीकरण में ये मदद करते हैं। इसमें बहुत छोटे मिसेल कण को यह तोड़ देता है, फिर पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है। आंत की उपकला में गोबल्ड सेल्स होती हैं जो श्लेष्मा को स्रावित करती हैं, और ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं में ये मिलकर उनसे आपस में बनती हैं और ये आंत्र स्राव अथवा सर्कस एडिकस बनाती हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोस्टेज, डाइपेप्टिएज, एस्ट्रेज, न्यूक्लियोटेज और म्यूकस अग्नाशय कार्बोनेट के साथ मिलकर म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। एंजाइमों की सक्रियता की आवश्यकता क्षारीय माध्यम में होती है, जिसके लिए लगभग 7.8 में तैयार करता है। इस प्रक्रिया को सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथियां मदद करती हैं। आंत में पहुंचने वाले काई में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटीएज और पेप्टोन आमाशय रस में प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करता है, जो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रही हूँ। अवशोषण योग सरल में यह बदल देता है। पाचन के अंतिम चरण में आंत में म्यूकोसल उपकला कोशिका के बहुत समीप आ जाती हैं। ऊपर वर्णित आपके जैव वृहत अणुओं में पाचन की क्रिया आंत में ग्रहणी के भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत में अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों में अवशोषित होता है। अपचित तथा अनावेशित पदार्थों की बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का काम है कुछ जल, खनिज और औषध का अवशोषण करना। श्लेष्मा का स्राव, जो कि अपचित और उत्सर्जित पदार्थ कणों को चिपकाने तथा स्नेहन के कारण उन्हें बाह्य निकास में आसानी बनाना। अपचित अवशोषित पदार्थों को हम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जो अस्थायी रूप से त्यागने के लिए तैयार रहता है। जठर यांत्रिक पथ में क्रियाएं विभिन्न प्रकार के
उचित समन्वय के तरीके लिए तंत्रिका और हार्मोन से नियंत्रित होती हैं। भोजन के भोज्य पदार्थ को देखने और उनके गंध अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लार ग्रंथियों के स्राव के लिए उद्दीपन का कार्य करती हैं। इस प्रकार जठर और यांत्रिक स्राव भी तंत्रिका तंत्र से ही उद्दीपित होते हैं। आहार नाल में विभिन्न प्रकार की पेशियों की सक्रियता भी अस्थायी या केंद्रीय तंत्रिका क्रियाओं द्वारा नियमित होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर यांत्रिक म्यूकोसा को निकलने वाले हार्मोन पाचक रस्तों को नियंत्रित करते हैं। पाचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी सी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया के द्वारा रक्त में पहुंचती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को हम सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अलग अलग पोषक तत्व जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि के द्वारा होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें हम मिसेल कहते हैं। ये वहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होते हैं। अंकुरों की लसिका वाहिनियों में यह चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त में छोड़ देती हैं। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के अलग अलग भाग जैसे मुंह, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश मैं आपको एक तालिका में दिखा रही हूँ। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुँचते हैं, जहाँ वे अलग अलग क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को सौंगीकरण अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। पाचक अपशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंध वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया शुरू कर देता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है। अब है पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। आंत्र नलिका में शोध जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण में होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र के संक्रमण में परजीवियों जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुक वर्म और पिन वर्म आदि आते हैं। पीलिया यह यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया से त्वचा, आँख, पित्त वर्णकों के जमा होने के कारण पीले रंग की दिखने लगती हैं। वमन जिसको वॉमिटिंग कहते हैं, यह आमाशय में संग्रहित भोजन या पदार्थों का मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो कि मेडुला में स्थित वमन केंद्र के द्वारा नियंत्रित होती है। अब है प्रवाहिका। आंत्र में असामान्य गति, बारंबारता होती है, जिससे डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोष्ठबद्धता जिसको कब्ज कहते हैं, कब्ज में एनस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रुक जाते हैं, जिससे कि आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता, पेट भरा भरा सा महसूस होता है। अपच एंजाइम की स्राव से
जो है वो खाद्य विषाक्तता भी कई बार हो सकती है और ये कई बार मसालेदार भोजन से भी हो जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस पाठ में पाचन के बारे में बताया, पाचन ग्रंथियों के बारे में बताया, पाचन अंग कौन से हैं इनके बारे में बताया। अब आप इनको पढ़िए और कुछ मैं गृह कार्य के प्रश्न दे रही हूँ, उनको हल कीजिए। निसंदेह ही आपका वह मदद करेंगे आपके पढ़ाई में। धन्यवाद।